यूनिट नंबर 7। पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, दबाव और समायोजन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली आपके एनटीए यूडीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यूनिट नंबर 9 का सिलेबस विश्लेषण। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस यूनिट से आपको कितने सवाल देखने मिलते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीधे चलते हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस। तो अगर आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए, आगे अच्छे से प्रिपेयर करते हुए। ये है आपकी इकाई नंबर 7। ठीक है, ओके। ये है आपके सामने व्यक्तित्व लिखा हुआ है, यहाँ पे अभिप्रेरण यानी कि संवेग, दबाव और समायोजन। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको एक एक छोटी से छोटी चीज। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो ये आपको पढ़ने मिलेगा कहाँ पर? 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। ये आपको पढ़ने मिलेगा कहाँ पर? आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। ये कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको? 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। ये कहाँ मिलेगा आपको? 12th क्लास। और ये भी कहाँ मिलेगा आपको? 12th क्लास। ठीक है, तो आपका पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस और समायोजन यानी कि कोपिंग, ये सब का सब आपको बेसिक से अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल जीरो से, तो आप इसके लिए एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी में आपको सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सिलेबस में जो आपको दे रहे हैं वो है आपके व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है इसके पीछे निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहले हम बात करेंगे आपकी जैविक, यानी कि बायोलॉजी आपकी पर्सनैलिटी को कैसे कैसे प्रभावित करती है। उसी के साथ साथ आपका सामाजिक यानी कि सोशल पर्सपेक्टिव और आपका कल्चरल पर्सपेक्टिव किस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को शेप करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कंप्लीटली पर्सनैलिटी क्या है, हिपोक्रेट, सुकरात, और वहां से आते हुए आज के 5 फैक्टर मॉडल क्या सभी चीजें हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ट्रेड थ्योरी क्या है, टाइप अप्रोच क्या है, क्या सारी चीजें हो रही है, ये सब पढ़ना है आपको इसके अंदर, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर में, व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम। कौन कौन से आपके यहाँ पर उपागम है व्यक्तित्व के अध्ययन के, यानी कि पर्सनैलिटी को स्टडी के कौन कौन सी अप्रोचेस है, उसमें हम बात करेंगे। पहला आता है आपको यहाँ पर मनोविश्लेषात्मक, यानी मनोविश्लेषात्मक जो लोग हैं, यानी कि बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है। उन्होंने क्या बोला है पर्सनैलिटी के बारे में, कितने मॉडल्स हैं आपके, क्या क्या चीजें हैं, टोपोग्राफिकल मॉडल, संरचना मॉडल क्या है क्या नहीं है, वो सब आपने कवर करना है, वो सब आपने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको डिटेल में बता रहे हैं यहाँ पर एनालाइज करके। अब देखिए नव फ्रॉइडवादी आपके आ जाते हैं। नव फ्रॉइडवादी में कौन कौन आएंगे आपके? एरिक्सन आ गए, ठीक है, कैरन हॉर्नाई आ गई, और भी जो लोग हैं यहाँ पर वो पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोलते हैं, कौन सी एंग्जाइटी बेसिक है, कौन सी न्यूरोटिक है, कौन क्या बोलता है। इन दोनों के बीच आपको जो है साइको एनालिसिस और नियो फ्रॉइडियन, इनके बीच आपको डिस्टिंक्शन क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है तो फर्क है, नहीं है तो क्या नहीं है। उसके बाद देखिए आपको दिया है यहाँ पर सामाजिक शिक्षा। ठीक है, सामाजिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है कि ये उपागम आपको क्या बोलता है, यानी कि यहाँ से जो आपकी सोशल लर्निंग है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा यानी कि अब यहाँ देखिए शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा से आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे एजुकेशन। और ठीक यही चीज होती है कहाँ पर? आपके एग्जाम हॉल के अंदर, और आप सवाल कर देते हैं गलत। ठीक है, इसलिए आपको अंग्रेजी भी देखना जरूरी है सवालों को, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, सामाजिक शिक्षा क्या है आपकी? यहाँ पर सोशल लर्निंग मॉडल। सोशल लर्निंग मॉडल क्या बोलता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो आपने कवर करना है इस वाले पॉइंट से, इस वाले टॉपिक से। उसके बाद देखिए विशेषक तथा प्रकार, यानी कि ट्रेट और टाइप आपका लग गया यहाँ से, विशेषक और प्रकार से आपके की ट्रेट अप्रोच। देखिए विशेषक से आपको हमेशा सवाल बनता है, प्रकार से भी आपको अभी बनना स्टार्ट हुआ है, रस, वात, पित्त, कफ, वो सब आ रहे हैं आपको। ठीक है, वो भी यहीं से उठाए गए हैं, लेकिन उसका संबंध कहाँ से है? संबंध आपके यूनिट नंबर 1 से है, क्योंकि उन सबको आप पढ़ते हैं आयुर्वेद और उन सब चीजों के अंदर। अगला आता है आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव वाले क्या बोल रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। फिर आपके आ गए मानववादी। मानववादी में आपके जो है अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स, किस प्रकार से पर्सनैलिटी है नहीं है, उन सब चीजों के बारे में डिस्टिंक्शन है यहाँ पर। फिर आपका आता है यहाँ पर अस्तित्व परक, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आपको पहली बार उल्लेख देखने मिलेगा कहाँ पर? यहाँ पर। लेकिन सवाल इसका यूनिट 1 से भी लिंक होता है, यूनिट नंबर 9 से भी लिंक होता है, हर जगह से लिंक होगा जहां पर भी बात होगी आपकी अस्तित्व परक की, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब आपकी उपागम है, अलग अलग अप्रोचेस है, तो ये आपकी प्रत्येक यूनिट के अंदर चलेगी, इस बात को आप यहाँ ध्यान रखें। इसलिए आपको जो कहते हैं एक यूनिट दूसरे से लिंक होती है, उसके पीछे का एक बड़ा प्रमुख कारण ये है। उसके बाद देखिए अगला है आपका यहाँ पर परावैयक्तिक मनोविज्ञान, यानी कि ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या बोलती है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। यहाँ से आपको उतना ज्यादा सवाल अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपने स्टडी करना है। बाकी आपके जो सेकंड टॉपिक है आपका, उसके ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तक हम देख रहे हैं केवल किसके बारे में? हम देख रहे हैं अभी तक केवल पर्सनैलिटी, यानी इतना सब आपको पढ़ना है किसके बारे में? आपको पढ़ना है पर्सनैलिटी के बारे में।
उसके बाद देखिए अगला है आपका अन्य सिद्धांत में पहला दिया है रोटर का लोकस ऑफ कंट्रोल। ये आपको बैचलर्स में मास्टर्स में आपने कभी ना कभी इसको किया होगा। अगला है सेलिग्मैन का एक्सप्लोरेटरी स्टाइल, ठीक है। एक्सप्लेटरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ गलत लिखा हुआ है, वो होता है आपका एक्सप्लेनेटरी। वही हम सोचे हमको बोलने में तकलीफ क्यों हो रही है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स होता है, यहाँ क्या लिखा है एक्सप्लेटोरी। अब बताइए बच्चा फिर गलत पढ़ेगा, है ना, अगर हम नहीं होंगे तो गलत पढ़ेगा बच्चा। एक्सप्लेटोरी नहीं, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स होती है सेलिग्मैन की। मार्टिन सेलिग्मैन, इन्होंने ही दिया आपको एलओ के बारे में, इन्होंने ही दिया आपको एलएच के बारे में, ठीक है। ओके, और उसके बाद देखिए कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट। अब ये देखिए ये जो पॉइंट है ये तो आपको सुबह शाम रट के बैठना है, याद करके बैठना है, क्योंकि आपको हर बार सवाल देखने को मिल रहा है मॉरल डेवलपमेंट से। कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे कोलबर्ग के बारे में, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग, इनका पूरा नाम है आपके लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने बताया आपको किसके बारे में, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है। आगे देखिए आपको यहाँ देखने मिलेगा आधारभूत अभिप्रेरणात्मक संकल्पनाएं। अभी देखिए ऊपर का जो हमने यहाँ तीन कवर किया, ये कवर किया हमने केवल आपके पर्सनैलिटी के बारे में। अगला जो हम यहाँ देख रहे हैं वो आता है आपका यहाँ पर मोटिवेशन, यानी कि आपकी अभिप्रेरणा। उसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं, पहली आपकी मूल प्रवृत्तियां, कौन कौन सी आपके बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, आवश्यकताएं क्या बोलती हैं आपके, अंतर्नोद, उत्तेजना, प्रलोभन और अभिप्रेरण चक्र। इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक से तो आप क्या करें, आप 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में जो लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, तो वहां से आपका ये सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, आवश्यकताएं, अंतर्नोद, वहां पे एक डायग्राम भी बना हुआ है NDAGAR ऐसे करके, नीड, ड्राइव, अराउजल, इस प्रकार से आप उसको वहां से भी कवर कर सकते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के बेसिक इंप्लीमेंट्स क्या करेंगे आप। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभिप्रेरण के अध्ययन के उपागम। अब मोटिवेशन को स्टडी करने के लिए कौन कौन से उपागम ने क्या क्या बोला हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक, जो ऊपर चल रहा था पर्सनैलिटी में सेम वही चलेगा यहाँ पर भी, कुछ चेंजेस नहीं है। जीव पारिस्थितिकीय, SR संज्ञानात्मक होगा यहाँ पर कॉग्निटिव वाला, और यहाँ पर मानववादी, यानी कि जितने भी आपके मेजर स्कूल्स हैं वो क्या बात करते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, जीव पारिस्थितिकीय, यानी कि यहाँ से क्या आ जाती है आपकी इथोलॉजिकल, जो इस बार सवाल आया था आपको यहाँ पर 24 के अंदर, इथोलॉजिकल अप्रोच। इसके पहले नहीं पूछ रहे थे, इस बार इन्होंने यहाँ से सवाल आपको पटक दिया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, जीव पारिस्थितिकी के बारे में। SR जो है आपका बिहेवियरिज्म, मेनली कौन कौन से स्कूल हैं, साइको एनालिसिस, ह्यूमैनिस्टिक, बिहेवियरिज्म, यहाँ पे इथोलॉजी दे दी आपको, और आपका ये चार है, 1 2 3 4, इसको और कॉग्निटिव, इसको 5 को आपको पढ़ना है किसके अंदर, आपको अभिप्रेरण के अंदर, यानी कि मोटिवेशन के लिए। उसके बाद अगर हम आगे चले, आगे हमको देखने मिल रहा है यहाँ पर गवेषणात्मक व्यवहार तथा जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा होती है वो, ठीक है। तो गवेषणात्मक व्यवहार क्या है आपका, एक्सप्लोरेटरी स्टाइल यहाँ पर, ठीक है। आपका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, क्या व्यवहार रहेगा आपका गवेषणात्मक, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और जिज्ञासा, जिज्ञासु व्यक्ति कौन रहेगा, जो हमेशा क्या है, क्यूरियस है, हर चीज को जानने की उत्सुकता है और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सभी चीजों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं जकरमैन द्वारा वर्णित संवेदना की तलाश का विशेषक। अब इसको देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे पढ़ने में, इसलिए आपको बोलते हैं अंग्रेजी का सहारा, आपको सहायता लेनी है, उस पर निर्भर नहीं रहना है, आपने उसकी जो है सहायता लेनी है, इसको ध्यान रखें। जुकरमैन का ये है आपके जकरमैन, जकरमैन द्वारा वर्णित संवेदना की तलाश का विशेषक, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसेशन सीकिंग, ठीक है। ऐसे बच्चे मेनली हमको कहाँ देखने मिलता है, ये हमको देखने मिलता है एडोलेसेंस के अंदर, यानी किशोर अवस्था के अंदर हमको ये चीजें देखने मिलेगी। हर चीज के पीछे क्या है, सेंसेशन सीकिंग करनी है, उस बात को आप यहाँ ध्यान रखें। किसने बताया आपको, यहाँ पर जकरमैन ने बताया हुआ है, इनकी स्केल वगैरह भी है, उन सब के बारे में बात करेंगे आने वाले हम फ्री वीडियोस के अंदर। उसके बाद देखिए अगला है आपके पास यहाँ पर उपलब्धि के बारे में, एफिलिएशन तथा पावर। ये आपकी तीन क्या है, एन आर्क, NP, इस प्रकार से आप नीड, एफिलिएशन, ये सब भी क्या है आपके मोटिवेशन के ही अंदर है, और ये आपको पढ़ना है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी 11वीं कक्षा में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। और अगर आपको पता है ये तीनों किसने दिया है तो नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि इन तीनों के बारे में किसने बताया है, और ये सवाल आपको पूछते हैं कहाँ पर, एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं, इसलिए आप यहाँ पर सही उत्तर दे देंगे तो आपका एग्जाम के अंदर भी सही आंसर होगा। उसके बाद आती है आपकी अभिप्रेरण परक अभिक्षमता, यानी कि आपका मोटिवेशनल अभिक्षमता। यहाँ देखिए कॉम्पिटेंस बोल रहे हैं, अंग्रेजी में देखिए इसको कॉम्पिटेंस की बात है, और अभिक्षमता यहाँ पे दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस, इसको क्या आपको अलग से पढ़ना है, नहीं, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर जितना आप माल मसाला पढ़ रहे हैं उसी में आपका यहाँ पर सब आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वयं नियंत्रण के बारे में, यानी कि क्या दिया हुआ है, सेल्फ रेगुलेशन, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ रेगुलेशन जाइए, अलग से यहाँ पर दिया हुआ है 12th क्लास की पहले चैप्टर में आपको सेल्फ रेगुलेशन के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है।
स्व नियंत्रण क्या होता है, वहां से आप उस बेसिस पे आप सारे सवाल निकाल पाएंगे बड़े आराम से, केवल अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो। लेकिन सवाल आपको एनटीए जो पूछता है वो हाई लेवल का पूछता है, इसलिए आपको जो है सेल्फ रेगुलेशन के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पर स्व नियंत्रण के बारे में पढ़ा, उसको आपको आगे और एक्सप्लोर करते हुए, जिज्ञासु होते हुए आपको और उसके अंदर से चीजें निकालनी है और आगे वहां पर उसको खोजना है। अगला देखिए, अगला जो सवाल है वो है आपके प्रवाह संबंधित। प्रवाह क्या होता है, ये आपकी यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लो। अगर आपको पता है फ्लो के बारे में किसने दिया हुआ है तो यहाँ पर नीचे कमेंट करिए कि क्योंकि ये भी जो है आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि आपको फ्लो के बारे में किसने बताया हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है और क्या क्या चीजें उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक प्रवाह। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। दो चीजों के बारे में देखा है हमने, पहला अभी हमारा देखा व्यक्तित्व के बारे में, कौन कौन से उपागम होते हैं, कैसे कैसे होता है वो, और दूसरा देखा हमने यहाँ पर मोटिवेशन के बारे में, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से उपागम है, कौन कौन से कारक होते हैं। उसी के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनमें क्या देखा हमने, हमने देखा आपकी सेंसेशन सीकिंग के बारे में, हमने देखा आपकी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी के बारे में, और हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में, आपके मेजरली आपके फ्लो के बारे में। ठीक है, ये तीन आपके जो अलग से पॉइंट है, यहाँ से आपको सवाल मेजरली देखने को मिलता है। अभी इसके बाद यूनिट खत्म नहीं हुई है, अभी आगे जो हम चलने वाले हैं वो क्या है, वो है आपके इमोशन के बारे में, यानी कि आपके संवेग के बारे में। अगर आपको संवेग कंप्लीट करना है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरा कवर है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से अगर आप प्रॉपर्ली उसको पढ़ेंगे। बस आपका एक काम होगा, कंप्लीट करने के बाद उसको 5 से 10 बार रिवाइज करना है, और उसके ऊपर जो हमारे लेक्चर्स में, जो पीवाईक्यूज में, जो आप ऑनलाइन मटेरियल देखते हैं, वहां से जो जो नॉलेज आता है उसको अपने नोट्स में शामिल करते जाना है। खेल खत्म, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी के बेस पे आपको मिल जाएगा। शरीर क्रियात्मक सहसंबंधक के बारे में बात करेंगे, इमोशन में क्या क्या होता है, और वहां देखिए प्रमुख तौर पर हर सवाल आएगा 2 मार्क का हर सेशन के अंदर, यहां से बिना सवाल पूछे पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो 2 मार्क देखिए फ्री के बटे हुए, यही जो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं वो परीक्षा पास कर लेते हैं, जो देर से समझते हैं वो देर से पास करेंगे, लेकिन पास हर कोई करेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। संवेग के सिद्धांत में देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जेम्स लैंज के बारे में, कैनन बार्ड के बारे में, शेक्टर एंड सिंगर के बारे में, लेजारस के बारे में, लिंडस्ले के बारे में, और संवेग नियमन। इमोशन रेगुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं है पूरा पुलिंदा। संवेग नियमन क्या है, अपने इमोशन कैसे रेगुलेट करेंगे, इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी जो आपको लजारा से पढ़ने मिलेगा आपको स्ट्रेस वाले चैप्टर के अंदर, अब आप पूछेंगे हमको एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा, ये आपको मिलेगा स्ट्रेस वाले के अंदर, वहां से आपको कनेक्ट करना होगा तो आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, लिंडस्ले का नहीं भी मिल रहा तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आज तक सवाल इस पे नहीं पूछा हुआ है अलग से। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है, यानी कि संवेग को भी हमने देख लिया है कि इमोशंस के बारे में कितने प्रकार की अलग अलग थ्योरीज है। लेकिन सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं इस यूनिट की, इस टॉपिक की, वो आपके सामने अब यहाँ पर है, और जिसका संबंध आपकी यूनिट नंबर 10 से है बड़े आराम से। क्या बोल रहे हैं, देखिए संघर्ष के बारे में बोल रहे हैं, संघर्ष उसके स्रोत क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए संघर्ष आपको एक जगह और देखने मिलेगा, और वो देखिए यहाँ पर है, मोटे स्तर पर संघर्ष समाधान, संघर्ष समाधान। ठीक है, तो इसलिए जो आपको कहते हैं कि सारी यूनिट 1 से लेकर 10 तक अपने आपस में लिंक है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली समझ समझ के पढ़ेंगे, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कहाँ देखने मिल रहा है आपको, देखिए ये आपको यूनिट नंबर 10 में देखने मिल रहा है, यानी कि संघर्ष का संबंध यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और अभी यहाँ पर देखिए एक और जगह आपको दिखाते हैं, अगर यहाँ लिखा हुआ होगा तो ये आपकी चल रही है कौन सी, ये आपकी चल रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको संघर्ष यूनिट नंबर 7 में पढ़ा तो आगे कहीं नहीं पढ़ना होगा, जीवन में 8 में भी पढ़ना होगा और 10 में भी पढ़ना होगा संघर्ष के बारे में, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है चीज ही ऐसी है। अगर आप कन्फ्लिक्ट के बारे में, संघर्ष के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा, क्या खोलनी है आपको, यस आपको जाकर एनसीईआरटी खोलनी होगी, और वहां पर उसको आपको संघर्ष के बारे में पढ़ने मिलेगा। आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको ये एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन संघर्ष के बारे में आप उसको पढ़ पाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, आई गेस आपको ये तनाव और उस सब में मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा कन्फ्लिक्ट के बारे में, जहां आप मोटिवेशन वो सब चीजें आती हैं, देख लीजिएगा एक बार एनसीईआरटी में मिलेगा आपको गारंटीड। अगला देखिए संघर्ष, उसके स्रोत और प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अप्रोच, वो सब चीजें भी कहाँ आएंगी आपकी, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तनाव तनाव तथा तनाव का सामना, यानी कि स्ट्रेस के लिए आप क्या करेंगे, उनका पूरा खेल है। ये आपका स्ट्रेस है और ये आपकी क्या है, तनाव का कोपिंग, यानी कि तनाव का सामना की बात हो रही है, यानी कि कोपिंग की बात हो रही है। तनाव होगा उससे कैसे कोप करेंगे, उसकी संकल्पना क्या है, क्या उसके पीछे वजह है, कौन कौन से मॉडल हैं, एबीसीडी प्रकार के व्यवहार क्या होते हैं, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कहीं नहीं भागना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रिवाइज करते हुए पढ़ना है। अगला देखिए तनाव प्रबंधन की कार्यनीतियां कैसे होंगी, बायोफीडबैक, संगीत चिकित्सा, प्राणायाम, प्रगामी पेशी विश्रांति,
निर्देशित बिंब विधान, सचेतनता, मनन, योगासन और तनाव निवारक प्रशिक्षण। अगर आप भारत में हैं तो देखिए योगासन आपको पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है कि तनाव कैसे कम करेगा। इतने वीडियोस, इतने सब चीजें आप देखते रहते हैं, प्राणायाम के बारे में आप देखते रहते हैं। अब ये दो चीजें देखिए कहाँ से लिंक हो रही हैं, यूनिट नंबर 1 से लिंक हो रही हैं, 10 से आपकी लिंक होंगी। क्यों? टेंशन, स्ट्रेस और वो सब चीजें आपको क्या करेंगी, अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यूनिट नंबर 10 में आप घुस जाएंगे। वहां से आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, तंत्रिका मनोविज्ञान यानी कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, वहां से आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी की सारी चीजें आपस में लिंक है। बायो फीडबैक देखिए आपका वहां पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वहां से यूनिट नंबर 5 से भी आपका इसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। सारी चीजें, छोटा सिलेबस आपको दिख बड़ा रहा है लेकिन वास्तव में है छोटा। अगर आप उसको तोड़ तोड़ के चीजों को समझ समझ के आप इसको पढ़ेंगे बड़े आराम से तो ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रगामी पेशीय विश्रांति। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी रिलैक्सेशन की बात हो रही है, कैसे आपको रिलैक्स करना है, कैसे आपने आराम करना है। और यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है तनाव निवारण प्रशिक्षण, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माइचेनबॉम की स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। ये भी आपको देखिए कैसे बताएं आपको, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हमारा का पूरा जो स्ट्रेस सीरीज लगी हुई है, पेड कोर्स के अंदर जो स्ट्रेस सीरीज लगी हुई है वो एनसीईआरटी बेस पर ही लगी हुई है। समझ रहे हैं आप? तो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है हिंदी माध्यम के लिए खास तौर पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप कभी ज्वाइन करेंगे कोर्स के अंदर आपको देखने मिलेगा स्ट्रेस जो पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी से ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसका लेवल जो है हाई किया है बाद में, अब किया है। लेकिन कैसे किया है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं लेवल अप करने के लिए, लेकिन आपको बेसिक से पढ़ना आवश्यक है। जिन लोगों ने स्ट्रेस सीरीज देखी है उनको मालूम है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, ओके, तो यहां से आपका कवर हो जाएगा किसके बारे में, तनाव निवारण प्रशिक्षण यानी कि स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। यही क्या है आपका तनाव निवारण प्रशिक्षण, कि कैसे आप ट्रेन करेंगे स्वयं को, दूसरों को तनाव से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो है ये जो सिलेबस है हमारा यूनिट नंबर 7 का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो फटाक से इसकी जो है एक बार यहाँ पर समरी ले लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इमोशन से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मोटिवेशन से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। ऐसा कोई पेपर नहीं है इस दुनिया में यूजीसी नेट का जहां पर इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नहीं पूछा हो। 4 नंबर फिक्स है, आपको केवल क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसलिए कट ऑफ आपका आगे बढ़ रहा है। इतना सेट है यहाँ पर कि सवाल आना ही आना है इन दो टॉपिक से। ठीक है, ओके, पर्सनैलिटी की बात करें और स्ट्रेस की बात करें, यहाँ से भी आपको देखिए सवाल मिलना ही मिलना है, यानी कि अगेन आपके यहाँ से 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। अब आपको जो इतना बड़ा सिलेबस दिया है उसमें से आपको पढ़ना है प्रॉपर्ली कि किस प्रकार से चीजें आएंगी, लेकिन सवाल आपका यहाँ से बन रहा है। कितना हो गया, 4 मार्क्स ये, 4 मार्क्स ये, आपके 200 में से 192 की अगली लड़ाई है। 8 नंबर आपके फिक्स हैं। 8 नंबर के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ से गारंटीड आने वाला है। हर पेपर के अंदर आपको दिखा सकते हैं कि 8 मार्क का सवाल आपको पूछा गया है किसी न किसी रूप में। कभी आपसे शाक्टर सिंगर के बारे में पूछेंगे, कभी आपसे बायो फीडबैक के बारे में पूछेंगे, कहीं आपसे मेडिटेशन के बारे में पूछेंगे, कहीं आपसे ट्रेड अप्रोच पूछेंगे, कहीं आपसे पर्सनैलिटी की अलग थ्योरी पूछेंगे, कहीं आपसे साइकोसेक्सुअल स्टेटस पूछेंगे, कहीं आपसे जो है ड्राइव थ्योरी पूछेंगे, इंसेंटिव पूछेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पूछेंगे। वो सब चीजें जो पूछ रहे हैं आपसे, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, केवल और केवल यूनिट नंबर 7 के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपकी यूनिट नंबर 7 मजबूत हो, प्रैक्टिस करें उसको काफी तरीके से, क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 आपको एनसीईआरटी में जो आपको टॉपिक्स बताए गए हैं उनको पढ़ना है अच्छे से। और सेकंड पे आपको क्या करना है, अपना लेवल अप करना है उन सब चीजों को पढ़ते हुए, गूगल करना है चीजों को अगर आप स्वयं से स्टडी कर रहे हैं तो, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उन चीजों को डीप में जाके और पढ़ें और अपना नॉलेज को एनहेंस करें। और थर्ड चरण जो आता है वो क्या है, वो है आपका पीवाईक्यू। यूनिट नंबर 7 के जितने भी पीवाईक्यूज है उनको एक जगह इकट्ठा करें, पूरा फ्री पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको दी गई है, वहां से आप देखें। यूनिट नंबर 7 के यूनिट वाइज की भी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको भी देखें वहां से। ठीक है, पेड आप लेना चाहते हैं अलग से वो आपकी मर्जी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्री वाला तो आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर 7 के पूरे अरेंज्ड है 2023 तक के, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो प्रैक्टिस है यूनिट नंबर 7 की उसको कर सकते हैं। बाकी किसी समस्या के लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने डाउट, सवाल और जो भी आपके विचार हैं अच्छे वाले उनको यहाँ कमेंट कर सकते हैं। खराब वालों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से प्रिपेयर करना तो इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ाई करें। यूनिट नंबर 7 एक मजबूत यूनिट है, यहाँ से आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, पढ़े हुए हैं फ्री के, बस आपको इसको ध्यान देना है, जो आपकी इग्नोरेंस है उसको हटाना है। और एक चीज सीख जानी है आज के इस लेक्चर के बाद कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आपने देखी इसके पहले जब सिलेबस को देखा होगा तो आपको मालूम भी नहीं था कि अच्छा 7 का लिंक 8 से भी है, 1 से भी है, 10 से भी है, लेकिन अभी आपने देखा तो इसलिए आपको इतनी डिटेल में पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा इन चीजों के बारे में कि अच्छा इसको हमने यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीजों को ध्यान रखें, एनसीईआरटी करें पहले, फिर सेकंड अपना लेवल अप करें नॉलेज का, और थर्ड अपना पीवाईक्यू करें। जो गलती यहाँ हो रही है फिर से लेवल अप करें, फिर से एनसीईआरटी पे जाएं और इस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं आप सभी के सभी यूनिट्स को।
इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ जो भी आपका मीडियम है मनोविज्ञान का, हिंदी ही होगा बट ऑब्वियसली इंग्लिश भी है, तो शेयर करें वीडियोस अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मालूम पड़े किस प्रकार से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। स्वयं के अभ्यास से, स्वयं अध्ययन से, और स्व के बारे में आपको पढ़ना है। सेल्फ के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी पढ़ें और पढ़ाई की आदत डालें। तब तक के लिए धन्यवाद।